हेलो स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लिंकेज एंड इट्स एस्टिमेशंस। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल ज्ञान गुरु इंडिया में हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप सिंह और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लिंकेज एक्चुअली क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जब हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं तो क्रोमोसोम्स में एक सीक्वेंस में जीन अरेंज रहते हैं। क्रोमोसोम्स में जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक लीनियर फॉर्म में जो है पैटर्न में जो है अरेंज रहते हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो उसका फंक्शनल पार्ट जो होता है वो डीएनए होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है। और डीएनए का फंक्शनल पार्ट जो हम कह सकते हैं वो होते हैं जीन। क्या होते हैं? डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है वो क्या होते हैं? जीन होते हैं। ये समझने के लिए सबसे पहले बात की गई थी किसके बारे में? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है ना? जो कि किसने दी थी? जो कि शटन एंड वोवेरिन में दी थी। कब दी थी? 1912 में दी थी। 1902 में सटन एंड वोवेरिन सटन एंड किसने? वोवेरिन ने दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने बताया था कि इनहेरिटेंस के लिए जो है क्रोमोसोम्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और क्रोमोसोम्स भी जो है वो किसमें? वो जीन की फॉर्म में जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। तो जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स में एक लीनियर फॉर्म में अरेंज रहते हैं, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जितने टाइटली पैक्ड होंगे क्रोमोसोम्स के अंदर, मतलब उनका क्या चीज, उनका अरेंजमेंट जितना पास पास होगा, मतलब दो जीन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो जितनी कम होगी, लिंकेज उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना? और अगर क्या होगा, अगर दो जीन्स के बीच की जो डिस्टेंस ज्यादा होगी तो लिंकेज उतना ही कम होगा। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि लिंकेज क्या होता है? लिंकेज किसी क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट सभी जीनों के आपस का जो अटैचमेंट जो होता है, ठीक है ना? अटैचमेंट किस तरीके का? कि जब ये क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंस का काम करेगा, मतलब दैट मींस कैरेक्टरिस्टिक्स को अगली जनरेशन में पहुंचाएगा, तो इस क्रोमोसोम्स पर जितने भी जीन प्रेजेंट होंगे, वही क्या करेंगे? वही नेक्स्ट जनरेशन में जो है ट्रांसफर करेंगे। अब इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने का जो रेशो होगा वो डिपेंड करेगा कि उन जीन के बीच में लिंकेज कितना है। लिंकेज दैट मीन्स उन जीन्स का आपस में अटैचमेंट कितना है। जितना अटैचमेंट ज्यादा होगा उतना ही लिंकेज ज्यादा होगा। दैट मीन्स उतने ही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अगले ऑफिस स्प्रिंग्स में जो है ट्रांसफर होंगे। दैट मीन्स लिंकेज की अगर हम बात करें तो लिंकेज का जो इनहेरिटेंस रेशो होता है वो 50 to 100% होता है। 100 तो कभी नहीं होता, खैर 50 to 100 मतलब मिनिमम कितना होगा? 50% होगा। दैट मीन्स किसी एक पुत्र के अंदर जो है, किसी एक सन के अंदर जो है, उसके फादर से जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो मिनिमम 50% आते हैं और मैक्सिमम वो 100% आते हैं। हालांकि 100% नहीं होते, ऐसा सिर्फ मूवियों में दिखाया जाता है कि बेटे की और बाप की शक्ल दोनों की एक जैसी मिलती हो, मतलब पिता और पुत्र की शक्ल एक जैसी मिलती हो। दैट मीन्स उसके अंदर क्या है? उसके बेटे के अंदर, उसके पुत्र के अंदर 100% जो है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स गए उसके फादर से। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, बहुत कम रेयर केसेस में ऐसा देखा जाता है। लेकिन 50% तो कंपलसरी है कि 50% जो है वो एक पेरेंट से आएंगे। अब इसका जो रेशो है, मतलब 50 to 100 जाने का जो रेशो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? लिंकेज के अंदर, ठीक है ना? लिंकेज पर डिपेंड करेगा। जितना जीन्स के बीच में अटैचमेंट ज्यादा होगा, जितने जो है जीन्स पास पास लिंक्ड होंगे, उतने ही इसका ट्रांसमिशन रेशो जो है उतना ही हाई होगा, ठीक? अब बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। तो जो भी हमने बताया आपको इंट्रोडक्शन, लिंकेज रेफर टू द वे डिफरेंट traits or gene are inherited together because they are located close to each other on the same chromosomes, ठीक है ना? जो लिंकेज क्या करते हैं? लिंकेज जो है एक डिफरेंट ट्रेड्स और जीन्स आर इनहेरिटेड। वे डिफरेंट ट्रेड्स और जीन्स मतलब ऐसे जो है ट्रेड्स, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर जाते हैं, उनके लिए क्या चीज़ है? वो लिंकेज
उन्हें ट्रांसफर करने में जो है हेल्प करते हैं, और वो एक ही क्रोमोसोम्स पर होने चाहिए। दैट मीन्स एक ही क्रोमोसोम्स पर जितने जीन होंगे वो उनके आपस का अटैचमेंट जो है, उनके आपस का जो है लिंक के जो है मतलब वो आपस में कितना पैक्डली टाइटली पैक्ड है, लिंक्ड है, वही चीज जो है उनके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में ट्रांसफर होगी, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगी, किसी दूसरे क्रोमोसोम्स के नहीं। ऐसा नहीं कि इस क्रोमोसोम्स के और इस क्रोमोसोम्स के जीन्स आपस में जाकर के ट्रांसफर होंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स एक क्रोमोसोम्स पर जितने जीन्स ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे, जितने पास पास होंगे, उनका जो है इनहेरिटेंस जो है उतना ही सिमिलर होगा वन पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग पर। The principle of linkage was discovered by the Watson and Punit। वाटसन और पुनित ने इसको डिस्कवर्ड किया था 1906 में। किसी किसी बुक में ये लिखा हुआ है 1902, ठीक है। तो किसी किसी बुक में 1902 लिखा हुआ, किसी बुक में 1906 लिखा हुआ। इन द स्वीट पी प्लांट्स, ठीक है ना। किस किस में क्या था, जो है मटर के जो पौधे होते हैं, जिस पर मेंडल ने किया था, मेंडल ने गार्डन पी पर किया था, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था, स्वीट पी प्लांट्स पर किया था। हाउएवर लिंकेज एज ए concept was put forth by T.H. Morgan in 1910 based on his experiment on Drosophila melanogaster। जो लिंकेज का जो कंसेप्ट है वो दिया किसने था, वो टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। कब दिया था, 1910 में दिया था, जब वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसके ऊपर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर कर रहे थे। ये लिंकेज को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाया है। लिंकेज ऑफ टू जीन्स ऑन वन क्रोमोसोम्स विदाउट चेंजेस। ये दो क्रोमोसोम्स में, जिसमें पहले वाले क्रोमोसोम्स में जीन जो है वो डोमिनेंट ए और बी के द्वारा दिखाए गए हैं, जबकि दूसरे वाले जो क्रोमोसोम्स में जो है जीन्स जो है वो स्मॉल ए और बी के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं। जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो ये सेगमेंट्स क्या होते हैं, दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट आउट हो जाती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जो है एक ही क्रोमोसोम्स में जो जीन है वो सेपरेट आउट्स होते हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। अब कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, लिंकेज के मेन फीचर्स के बारे में। तो इन्वॉल्व टू और मोर जीन्स विद आर लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम्स। कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, मतलब दो या दो से अधिक जीन्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, और वो सेम क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जीन एक क्रोमोसोम्स पर है, दूसरा जीन दूसरे क्रोमोसोम्स पर। दैट मीन्स दोनों ही जीन्स जो है वो कैसे होने चाहिए, एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होने चाहिए। अगला दे रखा, इन्वॉल्व आइदर डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन, और सेम डोमिनेंट और सम डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव जीन। वो एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव भी हो सकता है, या दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, या दोनों रिसेसिव भी हो सकते हैं जीन्स जो है। इन्वॉल्व दोज जीन विच आर लोकेटेड क्लोजली, ठीक है ना। वही जीन इन्वॉल्व होंगे जो कैसे होंगे, जो पास पास प्रेजेंट होंगे। मतलब ये कोई क्रोमोसोम्स है, इसमें ये हमने जीन बना दिए, तो इसमें से जो जीन पास पास है, जैसे ये नंबर 1 वाला है, ये नंबर 2 वाला है, और ये नंबर 3 वाला है, तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो नंबर 1 और नंबर 2 जो है वो ज़्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू नंबर 1 और नंबर 3। तो जो साथ जो ट्रांसफर होंगे वो कौन कौन से होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, या तो जीन 1 और 2, या जीन 2 और 3। क्यों, क्योंकि वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा पास में है। Presence of linkage lead to higher frequency of parental types than recombinant in the test cross progeny। इनका जो इनहेरिटेंस जो है वो कैसा रहेगा, हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरेंटल टाइप्स देन रिकॉम्बिनेंट। मतलब उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, प्रेजेंस की फ्रीक्वेंसी होगी लिंकेज की, वो कैसी होगी, वो रिकॉम्बिनेंट से ज्यादा होगी, ठीक है ना। आने वाली जो ऑफ स्प्रिंग है टेस्ट क्रॉस प्रोजनी, ठीक है ना। क्योंकि टेस्ट क्रॉस प्रोजनी इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब हम एस्टिमेशन ऑफ लिंकेज करते हैं तो वो टेस्ट क्रॉस के द्वारा करते हैं। टेस्ट क्रॉस के द्वारा हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो लिंकेज है वो किस तरीके का है। दैट मीन्स जो क्रोमोसोम्स का जीन्स का जो अरेंजमेंट है वो किस टाइप का है, वो पास पास है या दूर दूर है। दैट मीन्स उसमें लिंकेज ज्यादा हुआ है या कम हुआ है। अगर जीन ज्यादा पास है तो लिंकेज ज्यादा होगा, अगर जीन थोड़ा डिस्टेंस पर है तो कैसा, लिंकेज जो है कम होगा। अगला दे रखा, इन्वॉल्व अदर 2 और मोर डिजायरेबल ट्रेड्स और ऑल अनडिजायरेबल ट्रेड्स और सम डिजायरेबल और सम अनडिजायरेबल ट्रेड। इसमें क्या है, दोनों ही टाइप के जो ट्रेड्स हैं, दैट मीन दोनों ही टाइप्स के जो जीन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो डिजायरेबल हो चाहे नॉन डिजायरेबल हो। दूसरा, कुछ डिजायरेबल भी हो सकते हैं और कुछ नॉन डिजायरेबल भी हो सकते हैं। अगला दे रखा है, द
स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन। जो लिंकेज की जो डिस्टेंस है, लिंकेज की जो दैट मीन्स लिंकेज की जो डिपेंडेंसी है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है जीन्स की डिस्टेंस पर, ठीक है ना, किस पर, जीन की डिस्टेंस पर। हम इसको दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा दोनों में क्या, अगर हम दोनों में रिलेशन बताएं, किस किस में, लिंकेज में, किसमें, लिंकेज में, तो लिंकेज जो होते हैं कैसे होते हैं, वो लिंकेज इक्वल टू 1 जीन डिस्टेंस, कैसा होता है, लिंकेज इक्वल टू 1 जीन कैसा, डिस्टेंस, ठीक है ना। अगर क्या चीज, अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी तो लिंकेज कम होगा, अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस कैसी होगी, कम होगी, तो लिंकेज ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये जो है डिपेंडेंस डायरेक्ट डिपेंड करते हैं किस पर, डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। नेक्स्ट है, अगर हम टाइप्स ऑफ लिंकेज की बात करें तो इसको जो है कुछ बेसिस पर क्या करा गया है, क्लासिफाइड किया गया। तो लिंकेज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरियाज, 3 क्राइटेरियाज लिए हैं जिसके आधार पर लिंकेज को क्लासिफाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। दैट मीन्स ऐसे लिंकेज, ऐसे टाइप के लिंकेज जिनमें क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। जिनमें क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होगा उसमें लिंकेज कैसा होगा, कम होगा, और जिसमें क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होगा उसमें लिंकेज का जो रेशो है वो कैसा होगा, अधिक होगा। दूसरा दे रखा जीन इन्वॉल्व्स, ठीक है ना। दैट मीन्स कि लिंकेज जो है वो इस पर भी डिपेंड करेगा, दैट मीन्स उसका टाइप इस पर भी डिपेंड करेगा कि उस लिंकेज में कितने जीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर जीन की संख्या ज्यादा है तो लिंकेज ज्यादा होगा, और अगर जीन्स की संख्या कैसी है, कम है, तो लिंकेज जो है कम होगा, ठीक। अगला दे रखा द क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व। इसमें यह है कि जो दो पास के जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स जो है वो कितने लिंकेज में कितने पार्टिसिपेट्स करते हैं उस पर भी लिंकेज जो है डिपेंड करता है। 1 बाय 1 देखते हैं। बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है बेस्ड ऑन द क्रॉसिंग ओवर। नंबर फर्स्ट दे रखा कंप्लीट लिंकेज, सेकंड दे रखा इनकम्प्लीट लिंकेज। अगर हम कंप्लीट लिंकेज की बात करें, अगर हम क्या करते हैं, कंप्लीट लिंकेज की बात करते हैं, द कंप्लीट लिंकेज इज द फिनोमिना इन विच पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स appear together for 2 or more generations in the continuous and regular fissions। कंप्लीट लिंकेज का मतलब ये होता है कि ऐसा लिंकेज, द कंप्लीट लिंकेज इज द फिनोमिना इन विच द पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स appears together। मतलब ऐसा लिंकेज जिसमें क्रोमोसोम्स, जीन्स का जो है पूरा का पूरा पेयर ही, पेयर का मतलब जितने जीन्स उस क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट हैं वो कंप्लीटली क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। और इस टाइप का फिनोमिना जो है कितने मतलब कितने इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स का जो बल्क जो होता है वो कितने दिखता है, वो 2 या 2 से अधिक जनरेशन तक उसको देख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो जीन्स जो रहते हैं वो ज्यादा टाइटली पैक्ड रहते हैं, इसलिए वो क्या होता है, पूरा ग्रुप ऑफ जीन्स जो है ट्रांसफर हो जाता है। अगर हम इसके एग्जांपल नेक्स्ट दे रखा है, इन दिस टाइप ऑफ लिंकेज जीन्स आर क्लोजली एसोसिएटेड और टेंड टू द ट्रांसमिटेड टुगेदर। वही बात है कि इस टाइप के फिनोमिना में क्या होता है कि जीन्स जो है वो ज्यादा क्लोजली एसोसिएट रहते हैं, दैट मीन्स उनका जो अरेंजमेंट होता है वो ज्यादा क्लोजली रहता है। ज्यादा क्लोजली होने की वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोम्स में सारे के सारे जीन्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसका एग्जांपल की बात करें, द जीन्स फॉर बेंट बींग्स, ठीक है। जो इसका एग्जांपल जो है वो किस में देखने को मिलता है, वो ड्रोसोफिला मोलेनोगास्टर्स में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें 2 जीन्स होते हैं, जिसको एक तो कैपिटल बी और टी के द्वारा रिप्रेजेंट करा जाता है, दैट मीन्स बैंट विंग्स को जो जीन्स जो है वो बीटी के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और दूसरे जो एस वी एन जो है, ठीक है, एस वी एन, दैट मीन्स 7 ब्रिस्टल्स जो जीन्स हैं वो, ठीक है ना, 4th क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि म्यूटेंट्स होते हैं किसमें, ड्रोसोफिला मोलेनोगास्टर में। अगला जो दे रखा है वो इनकम्प्लीट लिंकेज दे रखा है। इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब क्या होता है,
इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब ये होता है कि जब जो है लिंकेज कंप्लीटली पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर ना हो। दैट मीन्स ये हो कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या हो, क्रॉसिंग ओवर के दौरान कुछ सेगमेंट ऑफ जो डीएनए, कुछ सेगमेंट जो क्रोमोसोम्स का होता है वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर। तो जब दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो जीन जो थे वो क्या हो जाएंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज ट्रांसफर नहीं होते हैं, वो रिकॉम्बिनेंट्स बनाने में काम करते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल से समझें, हम यहाँ पर एक एग्जांपल ड्रॉ करते हैं किसका, क्रोमोसोम्स का। तो क्रोमोसोम्स का जब एग्जांपल हम ड्रॉ करते हैं, इसमें देखते हैं कि जब क्या होगा, ये कुछ जीन्स हैं जो इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है, ठीक है ना, और ये कुछ जीन हैं जो इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है। अगर इन जीन्स का अरेंजमेंट कैसा है, पास पास है, तो ये कंप्लीटली नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। दैट मीन्स पूरे के पूरे जीन्स जो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसको बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज। अगर जो है, अब सेकंड वाले इसमें देखोगे आप, तो इसमें कुछ जीन्स जो है वो थोड़े डिस्टेंस पर है। जब डिस्टेंस पर है तो क्या होगा कि जब क्रॉसिंग ओवर होगा, तो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू क्या होता है कि या फिर कुछ सेगमेंट जो है, ये वाला सेगमेंट टूट करके होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पास चला जाता है, जिससे कि इस पर्टिकुलर रीजन में जितने भी जीन्स जो थे वो एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो उसको बोला जाता है इनकम्प्लीट लिंकेज। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ सम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन लिंक्ड जीन, इट इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंट। आगे ना इसमें क्या चीज बता रखी है कि जिसमें क्या चीज हो, क्रॉसिंग ओवर जो है एक तरीके से प्रेजेंट हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, द लिंक्ड जीन आर नॉट ऑलवेज स्टे टुगेदर। द पहला दे रखा, द लिंक्ड जीन विच आर वाइडली लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स एंड हैव चांस ऑफ सेपरेट बाय द क्रॉसिंग ओवर आर कॉल्ड इनकम्प्लीट लिंक्ड जीन्स। द फिनोमेना ऑफ दीज इनहेरिटेंस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वही बात जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, कुछ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम्स पर जितने भी जीन होते हैं वो ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, जबकि वो क्रॉसिंग ओवर में चले जाते हैं। तो नेक्स्ट करा, द लिंक्ड जीन डू नॉट ऑलवेज स्टे टुगेदर बिकॉज होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सचेंज सेगमेंट्स ऑफ वेरिंग लेंथ ऑफ वन। हाँ वही चीज है, ठीक है ना। मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है, जिसमें प्रोफेज फर्स्ट के पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर आता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि दो एक ही क्रोमोसोम्स के क्या, दो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स, मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, और इनके क्या चीज, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, इस कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं। ये एक क्रोमोसोम्स है जिसकी दो आर्म ये है, दो आर्म ये है, ठीक है ना। और ये एक क्रोमोसोम्स है जिसके दो आर और दो आर्म ये है। तो इसमें एक वर्ड यूज होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। पहली चीज तो होमोलोगस। अब होमोलोगस का मतलब क्या होता है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लिखते हैं ना ह्यूमन बीइंग में 2n। 2n दैट मींस डिप्लॉयड फॉर्म में। डिप्लॉयड का मतलब होता है एक क्रोमोसोम्स उसमें पेरेंट से आया है और दूसरा क्रोमोसोम्स कैसा उसमें मदर से आया है। तो ये जो दोनों क्रोमोसोम्स का जो पेयर है ये कहलाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मतलब क्रोमोसोम्स का ऐसा पेयर जिसमें से एक मदर में से आता है, दूसरा फादर में से आता है, तो उसको बोला जाता है क्या चीज, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। पहली चीज। दूसरी चीज, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब क्या होता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब एक क्रोमोसोम्स की जो है आर्म होती है, तो दोनों इन दोनों आर्म्स को, मतलब एक ही क्रोमोसोम्स की ये दो आर्म है, ये कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड। इस वाले क्रोमोसोम्स की ये दोनों कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है ना। मतलब एक ही क्रोमोसोम्स की दोनों आर्म कहलाती है सिस्टर क्रोमेटिड। बस बट अगर हम बात करें पहले क्रोमोसोम्स की ये आर्म और दूसरे क्रोमोसोम्स की आर्म, मतलब एक आर्म फर्स्ट क्रोमोसोम्स की और सेकंड आर्म दूसरे क्रोमोसोम्स की, ये कहलाती है नॉन सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है ना। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एंड नॉन सिस्टर आर्म जिसको बोल देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, अगर इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो ये क्या करते हैं, कुछ सेगमेंट जो है, कुछ सेगमेंट क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज कर लेती हैं। जब क्रोमोसोम्स का सेगमेंट एक्सचेंज कर लेंगे तो क्या होगा,
उससे उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो जीन थे वो भी एक्सचेंज हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि लिंकेज जो है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिंकेज कैसा होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉसिंग ओवर के, किसके, क्रॉसिंग ओवर के। दैट मीन्स अगर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा, और क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो लिंकेज ज्यादा होगा। अगर इसके हम एग्जांपल की बात करें तो वो फीमेल ड्रोसोफिला जो है ये इसका एग्जांपल है। ऐसा देखने को जाता है मिलता है इनकम्प्लीटों में, इनकम्प्लीट लिंकेज का टोबैटो में, मेज में, पी में, माइज में, तो ये कुछ ह्यूमंस बीइंग में भी है। तो ये कुछ है जो तुम्हारे इनकम्प्लीट लिंकेज के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेस्ड ऑन द जीन इन्वॉल्व। ठीक है ना, जीन इन्वॉल्व के बेस्ड पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है लिंकेज को। पहला है कपलिंग लिंकेज, दूसरा है रिपल्सन लिंकेज। कपलिंग लिंकेज का मतलब ये होता है कि जब दो डोमिनेंट या दोनों रिसेसिव एलील्स के बीच में प्रेजेंट हो, रिसेसिव जीन्स के बीच में प्रेजेंट हो, मतलब ऐसा लिंकेज जो दोनों डोमिनेंट के बीच में प्रेजेंट हो या दोनों रिसेसिव के बीच में प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं कपलिंग लिंकेज। ठीक है ना, मतलब वो कपल्स फॉर्म करेंगे, डोमिनेंट वाला डोमिनेंट से करेगा, रिसेसिव वाला रिसेसिव से करेगा। देख लेते हैं, इट रेफर टू लिंकेज आइदर बिटवीन डोमिनेंट जीन और बिटवीन रिसेसिव जीन। मतलब दोनों के जीन कैसे होंगे, दोनों जीन कैसे होंगे, या तो दोनों जीन डोमिनेंट होंगे या दोनों जीन कैसे होंगे, रिसेसिव होंगे, जिसको बोला जाएगा कपलिंग लिंकेज। दूसरा होता है रिपल्सन लिंकेज। रिपल्सन लिंकेज जो है वो कपलिंग का जस्ट अपोजिट है। इसमें दोनों डोमिनेंट या दोनों रिसेसिव थे। इसमें क्या होगा, एक डोमिनेंट जीन होगा और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा रिसेसिव जीन होगा। तो इट रेफर टू लिंकेज ऑफ सम डोमिनेंट जीन्स विद सम रिसेसिव जीन्स। ठीक है ना, तो कपलिंग सेम जीन्स के बीच में और रिपल्सन कैसा होगा, डिफरेंट जीन के बीच में। दैट मींस उसमें एक डोमिनेंट हो सकता है, दूसरा रिसेसिव हो सकता है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व, क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व के बेस पर। ठीक है ना, दैट मींस ये डिपेंड करता है, जैसे हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ते हैं तो ऑटोसोम्स और एलोसोम्स हैं। तो वही चीज है कि जो लिंकेज किसमें हो, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में हो तो उसको ऑटोसोमल लिंकेज बोल देते हैं, और जो किसमें हो, एलोसोम्स क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है लिंकेज, तो उसको एलोसोम लिंकेज बोल देते हैं। वही दे रखा ऑटोसोमल लिंकेज, दैट मींस इट रेफर टू लिंकेज ऑफ सच जीन्स which are located in other than sex chromosomes। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट है वो कैसा है, 22 प्लस 1। तो जो 22 जो है, ये 22 जो मेल और फीमेल्स में दोनों में इक्वल होते हैं, मतलब इक्वल इन द सेंस सेम होते हैं, सेम जो होते हैं, उनमें अगर लिंकेज होता है तो वो ऑटोसोमल लिंकेज हो गया, और दूसरा होता है एलोसोम्स लिंकेज। दैट मींस अगर उन जीन्स के बीच में हो रहा है लिंकेज या उस क्रोमोसोम्स के में हो रहा है, जो कि कौन से होते हैं, हमारे सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनको हम एलोसोम्स बोलते हैं, तो उसको बोला जाएगा एलोसोम लिंकेज। इट रेफर टू द लिंकेज ऑफ जीन्स which are located in sex chromosomes। ठीक है, अब बात करते हैं लिंकेज एस्टिमेशंस की, कि लिंकेज को किस तरीके से एस्टिमेट किया जा सकता है। तो उसकी कुछ प्रोसेस होती हैं जिसके द्वारा हम लिंकेज को एस्टिमेट कर सकते हैं। पहला दे रखा है लिंकेज एनालिसिस। ठीक है, लिंकेज एनालिसिस हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो फैमिली स्टडी के द्वारा, दूसरा जेनेटिक मार्कर्स के द्वारा। फैमिली स्टडीज के द्वारा कैसे कर सकते हैं, लिंकेज एनालाइज ऑफन इन्वॉल्व स्टडिंग फैमिली विद द हिस्ट्री ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेड्स और डिजीज। मतलब किसी एक पर्टिकुलर फैमिली में क्या कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं किसी डिजीज या किसी ट्रेड्स को लेकर के। जेनेटिक मार्कर आर यूज टू ट्रैक द इनहेरिटेंस। मतलब उसके लिए कर सकते हैं हम जेनेटिक मार्कर यूज कर सकते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर फैमिली में किसी एक ट्रेड्स के लिए या किसी डिजीज के लिए क्या कर देते हैं, उसके जीन को हम क्या कर देते हैं, इनकोडेड कर देते हैं, किसके द्वारा, जेनेटिक मार्कर के द्वारा। तो जिस ऑफस्प्रिंग में वो जीन या उसके एलील जो है क्या होंगे, जो है इनहेरिटेंस होते चले जाएंगे, उसके हम स्टडी करते चले जाएंगे। तो वही लिख रहा है, जेनेटिक मार्कर आर यूज्ड टू ट्रैक द इनहेरिटेंस ऑफ लिंकेज। दैट मींस इनहेरिटेंस ऑफ एलील्स, दैट मींस कौन सा वेरिएंट, मतलब जीन का एक वेरिएंट जिसको हमने क्या कर दिया गया,
कोड कर दिया गया है जेनेटिक मार्कर द्वारा विद इन द फैमिली। तो पहली चीज क्या हो सकती है, फैमिली स्टडी के द्वारा हम किसी एक ट्रेट के एलील को क्या करेंगे, हम मार्क कर देंगे जेनेटिक मार्कर के द्वारा। दूसरा दे रखा पर्टिकुलर जेनेटिक मार्कर के द्वारा। तो these can be DNA sequence such as the क्या चीज सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमॉर्फिज्म जिसको SNP बोल देते हैं, और क्या माइक्रोसैटेलाइट दैट आर नोन एज vary between the individuals. The closer to marker on a chromosomes are more commonly they are। वही चीज है इसमें भी, इसमें क्या करते हैं, इसमें भी जेनेटिक मार्कर यूज करते हैं, जिसमें एग्जांपल दे दिया क्या किसका, SNP का, दैट मींस सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का। इसमें भी क्या करते हैं कि उसको मार्कर को यूज कर लेते हैं और DNA में इंसर्ट कर देते हैं, जिसके द्वारा क्या चीज करते हैं, उसकी हम स्टडी कर लेते हैं। अगला जो दे रखा वो दे रखा क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी के बेस पर। क्रॉसिंग ओवर मैंने भी तुम्हें बताया कि अगर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है तो क्या होगा, लिंकेज कम होगा, और अगर क्रॉसिंग ओवर कम है तो लिंकेज ज्यादा होगा। तो उसके आधार पर हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। अगला दे रखा जेनेटिक मैपिंग। जेनेटिक मैपिंग का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जितना भी उसके अंदर क्या चीज है, जीनोम है, उसकी मैपिंग कर लेते हैं, तो उसके थ्रू भी जो है हम क्या कर देते हैं, उस जो है लिंकेज का एस्टिमेशन कर लेते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में इस लिंकेज का क्या 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 इसका एप्लीकेशन हो सकते हैं, क्या क्या इसकी मोस्टली यूजेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट दे रखा क्रॉप इंप्रूवमेंट में, क्या चीज, क्रॉप इंप्रूवमेंट। लिंकेज एस्टिमेट हेल्प ब्रीडर्स इन द डेवलपिंग क्रॉप्स विद क्या चीज, इंप्रूव ट्रेड्स लाइक हाई यील्ड, डिजीज रेसिस्टेंस, और क्या चीज, बेटर न्यूट्रिशनल कंटेंट। जो ब्रीडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी क्रॉप की जब स्टडी करते हैं, दैट मीन्स उसके कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, तो वो लिंकेज की भी स्टडी करते हैं। दैट मीन्स उसके लिंक्ड जो होते हैं वो कितने पास में है, कितने डिस्टेंस पर है। तो जिससे क्या हो सकता है कि जो ब्रीडिंग कराए जाते हैं, तो जो क्रॉसिंग, दैट मीन्स इस टाइप के ट्रेड्स के बीच में क्रॉसिंग करी जाएगी, इस टाइप के जीन्स के बीच में क्रॉसिंग कराई जाएगी, जिससे ट्रेड्स को क्या किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। और ये इंप्रूव का या दैट मीन्स जो उसका रिजल्ट आने की जो टेंडेंसी है किस पर डिपेंड करेगी, ये उस क्रोमोसोम्स के जो उसमें पार्टिसिपेट लेंगे उनमें प्रेजेंट जीन्स की डिस्टेंस में बेस्ड होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स क्रॉप इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा हमारा जो ये क्या चीज है, लिंकेज जो है, ठीक है। उसके बाद वही चीज अगर एनिमल में करते हैं तो वो क्या चीज हो जाएगी, लाइव स्टॉक ब्रीडिंग हो जाएगी। अगर हमें एनिमल में कोई भी प्रोडक्शन अगर किसी चीज का बढ़ाना है तो उसके लिए पर्टिकुलर जो जीन जो है, पर्टिकुलर जो एलील जो है, उनकी पोजीशंस और उनकी क्रोमोसोम्स पोजीशंस और उनका अरेंजमेंट किस टाइप का, दैट मींस उन क्रोमोसोम्स के बीच में डिस्टेंस है या क्रोमोसोम्स के बीच में डिस्टेंस कम है, क्रॉसिंग ओवर में किस तरीके से वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसके बेस पर जो है, चाहे वो क्रॉप में चाहे वो एनिमल्स ब्रीडिंग्स को जो है इंप्रूव किया जा सकता है। बात कर आते हैं कंक्लूजन पर। तो लिंकेज एंड इट्स एस्टिमेशन प्ले ए crucial role in modern agriculture practices, aiding in the development of improving crops and livestock through the selective breedings। ठीक है ना। तो वही चीज लिंकेज की स्टडी के द्वारा, उसके एस्टिमेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, मतलब जो आजकल मॉडर्न जितनी भी एग्रीकल्चरल टेक्निक्स बन रही हैं, ठीक है ना, किसी भी वैरायटी को इम्प्रूव करने की, उसमें जो है लिंकेज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि ब्रीडर्स जो है वो आने वाली जो ब्रीड्स जो होती है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड्स।